वो उसकी पत्नी थी, फिर भी माँ बनने की खबर सुनते ही उसी आदमी ने कहा, इसे हटा क्यों नहीं देती? क्योंकि समाज ने एक शादी मानी थी, पर एक विदाई नहीं। ये कहानी प्यार की नहीं, उस फैसले की है जिसने एक औरत को माँ बना दिया और एक मर्द को कायर। सर्दियों की एक धुंधली सुबह थी। मोहल्ले के पुराने नीम के पेड़ पर रोज की बूंदें जमी थी। विहान का घर मेहमानों से भरा हुआ था, लेकिन खुशी से ज़्यादा वहाँ एक अजीब सी हड़बड़ाहट थी। विहान को अगले हफ्ते ही वापस कनाडा जाना था और उसकी माँ शैलजा जी इस जिद पर अड़ी थी कि विहान इस बार कुंवारा वापस नहीं जाएगा। आयशा अभी सिर्फ 19 की है माँ, उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने दीजिए। विहान ने धीरे से अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। शैलजा जी ने अपना चश्मा नाक पर टिकाते हुए सख्त लहजे में कहा, पढ़ाई तो शादी के बाद भी होती रहेगी विहान। मुझे डर है कि तुम वहाँ अकेले रहते हो। कल को कोई विदेशी लड़की ले आए तो मैं क्या जवाब दूंगी सबको? आयशा हमारे पड़ोस की ही है, अपनी है। बस सादगी से शादी, मेरा मतलब है फेरे हो जाएं। विदाई हम 2 साल बाद करेंगे, जब आयशा की डिग्री पूरी हो जाएगी। आयशा के घर वाले भी यही कश्मकश में थे। उसके पिता महेश जी को अपनी लाडली को इतनी जल्दी विदा करने का ख्याल ही डरा रहा था। पर जब शैलजा जी ने अधूरे विवाह का प्रस्ताव रखा, तो समाज के डर और पुराने रिश्तों की खातिर वो मना नहीं कर पाए। शादी की रात बहुत छोटी थी। सादगी से फेरे हुए आयशा लाल जोड़े में किसी गुड़िया जैसी लग रही थी, पर उसकी आंखों में अपने घर छोड़ने का डर और विहान के साथ के प्रति एक अनजानी सी हिचकिचाहट थी। उस रात विहान चोरी छिपे आयशा के कमरे की खिड़की से अंदर आया। आयशा चौंक गई। विहान, आप यहाँ? कोई देख लेगा तो? विहान ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। अपनी पत्नी से मिलने आया हूँ आयशा, कल चला जाऊँगा। 2 साल तक सिर्फ फ़ोन और वीडियो कॉल्स। क्या आज की रात हम साथ बैठकर अपनी आने वाली ज़िंदगी के सपने नहीं देख सकते? उस रात जज्बातों की लहरों में बहकर उन्होंने समाज के बनाए उन नियमों को तोड़ दिया जिन्हें विदाई के बाद के लिए सुरक्षित रखा गया था। उन्हें लगा कि वे पति पत्नी हैं, तो इसमें गलत क्या है? पर ये भूल गए कि समाज विदाई को ही असली मंजूरी देता है। विहान चला गया। आयशा की ज़िंदगी फिर से कॉलेज, किताबों और विहान के फ़ोन कॉल्स के इर्द गिर्द घूमने लगी। लेकिन 1 महीने बाद आयशा को अपनी सेहत में बदलाव महसूस होने लगा। उसे चक्कर आते, सुबह उठते ही जी मिचलाता। पहले उसने सोचा कि शायद विहान की यादों का तनाव है, पर जब हफ्तों बीत गए तो वो डर गई। उसने अपनी सबसे करीबी सहेली के साथ जाकर गुपचुप टेस्ट करवाया। रिपोर्ट देखकर आयशा के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो प्रेग्नेंट थी। आयशा का कमरा उस दिन उसे किसी जेल जैसा लगने लगा। वह बार बार विहान को फ़ोन मिला रही थी, पर उस समय के अंतर की वजह से विहान का फ़ोन बंद आ रहा था। जब रात को फ़ोन लगा तो आयशा फूट फूट कर रो पड़ी। विहान, सब बर्बाद हो गया। मैं माँ बनने वाली हूँ। फ़ोन की दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। विहान की सांसें भारी हो गई। आयशा, ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है, अभी तो विदाई भी नहीं हुई। माँ को पता चलेगा तो वो जान ले लेंगी। समाज क्या कहेगा? समाज क्या कहेगा, यही आपकी चिंता है? आयशा की आवाज़ में दर्द था। मैं यहाँ अकेली मर रही हूँ। पापा को चेहरा कैसे दिखाऊंगी? विहान, प्लीज़ वापस आ जाओ ना। आयशा, प्लीज़ समझो, मैं अभी नहीं आ सकता। मेरा कॉन्ट्रैक्ट, मेरा करियर सब दांव पर है। तुम क्या उसे हटा नहीं सकती? विहान की आवाज़ कांप रही थी। ये सुनते ही आयशा का दिल जैसे पत्थर का हो गया। जिस इंसान के प्यार के लिए उसने अपनी मर्यादा छोड़ी, वही उसे अपने ही अंश को मिटाने की बात कह रहा था। आयशा ने फ़ोन काट दिया। विहान के उन शब्दों ने उसे हटा क्यों नहीं देती? आयशा के अंदर की एक मासूम सी लड़की को जैसे मार दिया। उसने पूरी रात रोते हुए बिताई, पर जब सुबह सूरज उगा तो उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, एक अजीब सी मजबूती थी। कुछ दिनों बाद जब आयशा की हालत छुपानी मुश्किल हो गई, तो उसकी माँ कविता जी को शक हुआ। एक शाम उन्होंने आयशा के कमरे में उसकी दवाइयाँ और रिपोर्ट्स देख ली। कमरे में सन्नाटा पसर गया।
ये क्या है आयशा? कविता जी की आवाज़ कांप रही थी। आयशा ने नज़रें नहीं झुकाई। उसने धीरे से कहा, वही जो आप देख रही हैं माँ, मैं और विहान उस रात। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, कविता जी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। हे भगवान, अभी तो तेरी विदाई भी नहीं हुई थी। दुनिया थू थू करेगी। तेरे पापा का क्या होगा, सोचा है तूने? वो तो जीते जी मर जाएंगे। शोर सुनकर महेश जी भी अंदर आ गए। जब उन्हें सच पता चला तो वे पत्थर के बुत बन गए। जिस बेटी को उन्होंने अपनी पलकों पर बिठाया था, आज उसी की वजह से उनके मान सम्मान पर आंच आ रही थी। महेश जी ने तुरंत शैलजा जी को फोन लगाया, उन्हें घर बुलाया। शैलजा जी जब आई, उन्होंने पूरी बात सुनी तो उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं है महेश जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। जरूर तुम्हारी बेटी ने उसे उकसाया होगा, शैलजा जी ने चीखते हुए कहा। आयशा चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। शैलजा जी आगे बढ़ी और आयशा का हाथ पकड़कर झटके से बोली, देख लड़की, अभी भी वक्त है, चुपचाप इस पाप को खत्म कर दे। हम विदाई जल्दी करा देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। अगर तूने ये बच्चा पैदा किया तो मेरा बेटा तुझे कभी नहीं अपनाएगा। आयशा ने अपना हाथ छुड़ाया और शांत स्वर में बोली, यह पाप नहीं है शैलजा जी, यह मेरा और विहान का बच्चा है, और अगर विहान इसे नहीं अपनाना चाहता तो ना अपनाए। पर मैं अपनी कोख में पल रही जान को सिर्फ इसीलिए नहीं मारूंगी क्योंकि आपका समाज इसे पाप माने। अगले 7 महीने आयशा के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। शैलजा जी ने तो साफ कह दिया कि जब तक ये बच्चा है, उनके घर के दरवाजे आयशा के लिए हमेशा के लिए बंद हैं। मोहल्ले में कानाफूसी होने लगी। पड़ोसियों की नज़रें आयशा को ऐसे देखती जैसे उसने कोई बहुत बुरा अपराध कर दिया हो। आयशा ने कॉलेज जाना छोड़ दिया। वो घर के एक कोने में सिमट कर रह गई। विहान ने कई बार फ़ोन किया, कभी माफ़ी मांगी तो कभी फिर से ऑपरेशन के लिए दबाव डाला, पर आयशा ने उसे बात करना बंद कर दिया। उसने अपना सिम कार्ड तोड़ दिया। जो बाप अपनी बच्चे की जान का दुश्मन हो, मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना, आयशा ने अपने पिता से कहा। महेश जी शुरुआत में बहुत दुखी थे, पर अपनी बेटी की हिम्मत देखकर धीरे धीरे उनका दिल पिघलने लगा। उन्होंने अपनी बेटी का साथ देने का फैसला किया। दुनिया जो कहे, मैं तेरे साथ हूँ। एक तूफानी रात को आयशा को लेबर पेन शुरू हुआ। अस्पताल में कोई नहीं था, सिर्फ उसके बूढ़े माँ बाप। घंटों के दर्द के बाद आयशा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। जब उसने पहली बार उस नन्ही सी जान को अपनी छाती से लगाया तो उसकी 7 महीनों की सारी तकलीफें धुल गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो जीत के आंसू थे। 1.5 साल बीत चुके थे। आयशा अब एक छोटे से स्कूल में पढ़ाने लगी थी। उसका बेटा नमन अब चलने लगा था। विहान कनाडा से वापस आया। उसे लगा कि आयशा ने बच्चा गिरा दिया होगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जब वो अपने घर पहुंचा तो शैलजा जी ने उसे सारी बात बताई। वो जिद्दी लड़की नहीं मानी विहान, उसने उस बच्चे को जन्म दिया और अब पूरे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती हो रही है। विहान का दिल जोर से धड़का। वो बिना किसी को बताए आयशा के घर की तरफ भागा। वहाँ उसने देखा आंगन में एक छोटा सा बच्चा लड़खड़ाते हुए चल रहा था और आयशा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। आयशा के चेहरे पर वो भूलापन नहीं था, बल्कि एक माँ का तेज था। विहान की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। उसने खिड़की के पास खड़े होकर देखा। आयशा नमन को खिला रही थी। अचानक नमन ने विहान की तरफ देखा और अपनी तोतली आवाज में बोला, माँ, वो। आयशा ने मुड़कर देखा। विहान की आंखों में शर्मिंदगी और पछतावा साफ था। वो अंदर आया और आयशा के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दो आयशा, मैं डर गया था, मैं कायर था, मैं अपने ही बच्चे का कत्ल करना चाहता था, मुझे एक मौका दे दो। आयशा ने उसे उठाया नहीं। उसने नमन को गोद में लिया और कहा, विहान, तुम इस बच्चे के पिता हो सकते हो, पर इसके रक्षक कभी नहीं बन पाए। जिस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तुम अपनी इज्जत बचा रहे थे। मैं इस बच्चे को अकेले पाल सकती हूँ। विहान रो रहा था।
आयशा, माँ भी तैयार है। हम विदाई की रस्में करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। आयशा मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में दर्द था। विदाई की ज़रूरत उसे होती है जिसके पास अपना घर ना हो। मेरा घर मेरा बेटा है। अगर तुम्हें साथ रहना है तो तुम्हें पहले नमन का भरोसा जीतना होगा, मेरा नहीं। आयशा की बात सुनकर विहान उस दिन खामोश होकर लौट तो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन से विहान का एक नया सफ़र शुरू हुआ। वो अब सूट बूट वाला एनआरआई नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जो अपनी जड़ों और अपने परिवार को ढूंढने निकला था। विहान ने आयशा के घर के सामने वाले पार्क में रोज़ आना शुरू कर दिया। वो दूर बैठकर नमन को खेलते हुए देखता। शुरुआत में नमन उसे देखकर डर जाता और अपनी माँ के पल्लू के पीछे छिप जाता। आयशा ये सब खिड़की से देखती, उसका दिल पसीजता, पर उसे अपनी चोट याद आ जाती। एक दिन नमन का गुब्बारा सड़क की तरफ उड़ गया। विहान ने दौड़कर उसे पकड़ा और घुटनों के बल बैठकर नमन की तरफ बढ़ा दिया। नमन झिझका, फिर धीरे से आगे बढ़ा। विहान ने उसे गुब्बारा नहीं दिया, बल्कि खुद एक बच्चा बनकर उसके साथ खेलने लगा। आयशा ने देखा कि नमन के चेहरे पर पहली बार उस अजनबी के लिए मुस्कान आई थी। विहान रोज शाम को आयशा के दरवाजे पर एक चिट्ठी छोड़कर चला जाता। उन चिट्ठियों में कोई बड़े वादे नहीं होते थे, बल्कि उन रातों का हिसाब होता था जो उसने कनाडा में अकेले रोते हुए बिताई थी। एक चिट्ठी में लिखा था, आयशा, उस दिन मैंने ऑपरेशन की बात की सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं कायर था। मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा, पर सच तो ये है कि उस बच्चे को मारने की बात कहकर मैंने तुम्हें उसी पल खो दिया। नमन की आंखों में जब खुद को देखता हूँ तो अपनी ही नज़रों में गिर जाता हूँ। आयशा ने वो सारी चिट्ठियाँ एक डब्बे में जमा की, पर जवाब एक का भी नहीं दिया। उसकी खामोशी विहान की सबसे बड़ी सज़ा थी। एक रात नमन को बहुत तेज़ बुखार था। आयशा के माता पिता घर पर नहीं थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और कोई रिक्शा या टैक्सी नहीं मिल रही थी। आयशा बदहवास होकर सड़क पर आई। नमन उसकी गोद में तप रहा था। तभी एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। विहान था। वह पिछले 3 रातों से अपनी गाड़ी में आयशा के घर के बाहर ही सो रहा था, ताकि ज़रूरत पड़ने पर पास रहे। आयशा, बैठो, बहस मत करो, बच्चे की तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है, विहान ने सख्ती और फिक्र के साथ कहा। पूरे रास्ते विहान ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और दूसरे हाथ से नमन का हाथ थामे रखा। अस्पताल पहुंचकर जब डॉक्टर ने नमन को ड्रिप लगाई तो नमन रोने लगा। आयशा उसे संभाल नहीं पा रही थी, पर जैसे ही विहान ने उसे अपनी गोद में लिया, उसके कान में धीरे से कोई लोरी सुनाई। नमन शांत होकर सो गया। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, समय पर ले आए आप लोग, वरना इन्फेक्शन बढ़ सकता था। सुबह जब नमन की आंख खुली तो उसने सबसे पहले विहान को देखा। उसने अपनी छोटी सी उंगली विहान के गाल पर रखी और बोला, पापा। ये शब्द सुनते ही विहान की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने आयशा की तरफ देखा। आयशा की आंखों में भी आंसू थे। उसने देखा कि जिस बच्चे को विहान ने कभी दुनिया में लाने से मना किया था, आज उसी बच्चे की एक मुस्कान के लिए वो अपनी जान देने को तैयार था। अस्पताल से घर लौटते वक्त आयशा ने पहली बार विहान से बात की। तुमने नमन का भरोसा जीत लिया है विहान, पर क्या तुम जानते हो माँ बनने के बाद एक औरत का भरोसा जीतना कितना मुश्किल होता है। विहान ने गाड़ी रोकी और आयशा का हाथ अपने हाथों में लिया। मैं जानता हूँ आयशा, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दूंगा तुम्हारी इस चोट को भरने में। मैं अपनी माँ के घर नहीं जाऊँगा। मैंने अपने लिए एक अलग फ्लैट लिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम और नमन वहाँ चलो। वहाँ कोई समाज नहीं, कोई ताना नहीं, सिर्फ हम होंगे। आयशा ने विहान की आंखों में वो सच्चाई देखी जिसे वो पिछले 2 सालों से ढूंढ रही थी। उसने महसूस किया कि सज़ा उतनी ही देनी चाहिए जितनी इंसान बर्दाश्त कर सके। अगर विहान सच में बदल गया है तो नमन को उसके पिता का हक मिलना चाहिए। आयशा ने धीरे से अपना सर विहान के कंधे पर रख दिया। ये इशारा था कि उसने उसे माफ़ कर दिया है। कुछ दिनों बाद वे दोनों नमन को लेकर शैलजा जी के घर गए। शैलजा जी पहले तो झिझकी, पर जब नमन ने उनके गले लगकर दादी कहा,
तो उनके अहंकार की सारी दीवारें गिर गई। उन्होंने आयशा के हाथ थामे और रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने सिर्फ अपनी इज्जत देखी, तेरा और इस बच्चे का ममता भरा कलेजा नहीं देख पाई। आयशा विहान के साथ नए घर में शिफ्ट हो गई। ये कोई समाज के दबाव में ली गई विदाई नहीं थी, बल्कि दो टूटे दिलों का फिर से जुड़ना था। अब विवान हर रात नमन को कहानी सुनाकर सुलाता और आयशा मुस्कुरा कर उन्हें देखती रहती। भरोसा कांच जैसा होता है, एक बार टूट जाए तो जुड़ना मुश्किल होता है, पर अगर प्रयास सच्चा हो और कोशिशें ईमानदार हो तो प्यार के जख्म भी भर जाते हैं।